आवाज आ रही ना क्लियर सुषमा? ठीक, चलो चलो सबसे पहला हम लोग ये पढ़ेंगे। आज कंप्लीट कर दूंगी, आज मैं कोशिश करूंगी पूरा कंप्लीट करने का, मैं मुझे लग रहा हो भी जाएगा। देखो द बुक बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है? ये बुक दादा भाई नौरोजी की बुक है, ठीक है सुषमा? ये बुक किसकी है? ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में तीन। आप देखो तो अब आ रहा, अब अच्छे से आ रहा, देखो तो अब आ रहा है ना? ठीक है, ओके। जब नहीं आएगा तो मुझे बोलना, ठीक है? देखो सुषमा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है? ये जो बुक है ना, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, ठीक है? और इस बुक में ये एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोपोनेंट करते हैं, जिसका नाम है ड्रेन थ्योरी। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये बुक 3 बार आया हुआ एग्जाम में, फिर एक बार ड्रेन थ्योरी आया हुआ है, ठीक है? अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, मैं लिखी थी, लग रहा डिलीट कर दी। तो ये वाला याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है? आवाज क्लियर है? आवाज में प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग मुझे बोलना, ठीक है? ठीक है, मैं चेक कर रही थी रिकॉर्डिंग हो रहा ना, हाँ। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की बुक है। इस बुक में ये क्या करते हैं? एक थ्योरी को प्रोपोनेंट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। इस थ्योरी का नाम क्या है? ड्रेन थ्योरी, ठीक है ना? ड्रेन थ्योरी का मतलब ये है कि दादा भाई नौरोजी जो है ना, वो बोलते हैं कि इंडिया का जो पैसा है ना, इंडिया में जो भी इकोनॉमिक से पैसा है उसको ड्रेन करके ब्रिटिश लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? ड्रेन मतलब क्या होता है? किसी चीज को तो ड्रेन करना, मतलब निकालना। तो वो यहाँ से इंडिया का इकोनॉमिक जो है ना वो लेके जा रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना? और ये जो बुक है ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1901 में पब्लिश हुई थी, ठीक है? ये जो बुक है ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1901 में पब्लिश हुई थी, ओके? और एक और बात सुन लो, आज जैसे ये हो जाएगा, ठीक है? कल मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट कराऊंगी, उसके बाद में परसों वेशन कराऊंगी, उसके बाद सिर्फ एमसीक्यू चलेगा, सिलेबस फिर सारा कंप्लीट, ठीक है? एक मिनट, इनको क्या बोला जाता है? ये मैं लिखी थी लेकिन छूट गया, तो ये तुम लोग देख लो। इनको क्या बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ये देख लो, इनको बोला जाता है ग्रांड ओल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। तो ये टॉपिक छोटा सा है, बस तुम लोग रट लेना, ठीक है? तुम लोग रट लेना कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका बुक है? दादा भाई नौरोजी का। ड्रेन थ्योरी किसका है? ड्रेन थ्योरी जो है वो भी दादा भाई नौरोजी का है। ये बुक कब लिखी गई थी? तो 1901 में लिखी गई थी। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजा राम मोहन रॉय एंड ब्राह्मण समाज। राजा राम मोहन रॉय का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? राजा राम मोहन राय जो है ये क्या करते हैं? ठीक है, राजा राम मोहन रॉय 1928 में 1928 में ब्रह्म ब्रह्मो सम क्या वो, सॉरी 80-20 पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा ये हो जाता है, सॉरी सॉरी। एक मिनट, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है? 80-28 सही बोली, बिल्कुल। देखो, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, ये क्या करते? ये ब्रह्मो समाज है ना, ब्रह्मो समाज बोलो या
ब्रह्मो सभा बोलो, यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ये फॉन्ड करते हैं, कब फॉन्ड करते हैं? तो 8028 में। कब फॉन्ड करते हैं? 8028। कहाँ पे करते हैं? तो कोलकाता, ठीक है। देखो, इसको जब स्टैब्लिश करते हैं तो इसका नाम रहता है ब्रह्मो सभा, बाद में ये बन जाता है ब्रह्मो समाज। लेकिन ब्रह्मो समाज करके ही करना, क्योंकि एग्जाम में ब्रह्मो समाज करके ही आता है। ओके। राजा राम मोहन राय किसको फाउंड करते हैं? तो ब्रह्मो समाज को फाउंड करते हैं कोलकाता में, ठीक है ना। दिस मूवमेंट वाज रिस्पॉन्स टू सोशल इवेल्स प्रिवलेंट इन हिंदू सोसाइटी, इंक्लूडिंग कास्ट डिस्क्राइमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती विडो बर्निंग। उस टाइम तुम्हारा क्या था, एक बहुत ही मतलब डेंजरस तुम्हारा ये था, रिचुअल्स था, जिसको सती बोला जाता है। सती, प्रैक्टिस ऑफ सती, मतलब अगर किसी का हस्बैंड डेट करता है तो साथ में उनकी वाइफ को भी क्या करेंगे? बर्न कर देंगे, जला देंगे, सती, ठीक है ना। और फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज था, फिर डिस्क्राइमिनेशन था। तो इन सब चीज को, ये एक हिंदू सोसाइटी में ये एक इविल्स थी, एक बुराई थी, ठीक है ना। इविल्स का मतलब बुराई, बुराई है ना, बुराई थी। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है ना, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज में अच्छे राजा राम मोहन राय जो थे ना, वो मोनोथेसिज्म थे, ठीक है ना। वो मोनोथेसिज्म, मोनोथेसिज्म का मतलब होता है कि मैं सिर्फ एक गॉड को मानता हूँ, ठीक है ना। जो पर्सन एक गॉड को मानेगा उसको बुलाता है मोनोथेसिज्म, ठीक ना। तो ब्रह्मो समाज इम्फेसिस मोनोथेसिज्म, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय किसको मानते हैं? मोनोथेसिज्म, आइडियल वर्सेस या मल्टीपल, ये, ठीक है ना। तो नहीं, ये किसको? मोनोथेसिज्म। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट नहीं की हूँ, बट लेकिन मैं इसको रेड पेन से, यहाँ पे रेड कलर से मैं इसको ये कर दे रही हूँ, ठीक है। देखो, मोनोथेसिज्म, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय किसको करते, कौन से रिलीजन्स को फॉलो करते थे? मोनोथेसिज्म। इसका मतलब होता है एक गॉड को मानना, ठीक है। ये रिजेक्ट किसको करते थे? रिजेक्ट किसको करते थे? तो ये आइडियल वर्शिप जो है ना, उनको रिजेक्ट करते थे, ठीक है ना। एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म सच एज वुमेन राइट्स, प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। ये क्या करते थे? ये एडवोकेट करते थे रिफॉर्म लाने के लिए, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए। किस किस चीज में रिफॉर्म लाना था? वुमेन को राइट्स देना था, और वुमेन को राइट्स देना है ना, और उनको क्या करना? एडुकेशन को प्रमोट करना, एडुकेशन को प्रमोट करना। तो अगर मैं बोलूं कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किया है, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज को स्टैब्लिश करते हैं कोलकाता में 1828 में, ठीक है। ये जो मोमेंट है ना, इस मोमेंट का पर्पस क्या था? कि जो हिंदू सोसाइटी में एक इविल्स थी, है ना, कौन कौन सी इविल्स थी? डिस्क्राइमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, है ना, कास्ट, चाइल्ड मैरिज, सती, इन सारी चीजों को क्या करना था? खत्म करना था, एंड करना था। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय मोनोथेसिज्म को एडवोकेट करते थे, वो वन गॉड को मानते थे, ठीक है। और वो रिजेक्ट करते थे आइडियल वर्शिप को, ठीक है ना। वो चाहते थे कि सोसाइटी में वुमेन को भी राइट्स मिले और एडुकेशन प्रमोट हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो रॉय का जो एफर्ट था, वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ सती, सती को 1829 में खत्म कर दिया गया, इन्हीं की कोशिश की वजह से, इन्हीं के एफर्ट की वजह से, ठीक है ना। एंड प्रमोशन द एजुकेशन ऑफ वीमेन एंड लोअर कास्ट। तो इन्होंने फिर और क्या चीज को प्रमोट किया? इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, विमेन के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया, लोअर कास्ट को प्रमोट किया, उनको मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। ये सब राजा राम मोहन राय करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो वर्क है, इनको पता क्या बोला जाता है? इंडिया रेनेसेंस बोला जाता है। इंडिया रेनेसेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक, इनका जो ये जो कर रहे थे ना, तो सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की तरफ जा रही है, इसलिए इनको इंडिया रेनेसेंस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, ये आर्य समाज को फाउंड करते हैं, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती, देखो ये सब सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन ये सॉरी, ये यूनिट 8 में है। हम लोग पहले जब आता था तो क्वेश्चन, तो हम बोली कहाँ से उठा के दिया, राजा राम मोहन राय तो है ही नहीं, और ये सब तो है ही नहीं, नहीं, लेकिन ये सब मूवमेंट में है, ठीक है, ये सब मूवमेंट में आ जाएगा।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना वो फाउंड करते हैं, क्या फाउंड करते हैं, आर्य समाज को। कब करते हैं, 1875 में, ठीक है ना, मैं ठीक बोल रही हूँ। आर्य समाज को कब फाउंड करते हैं, 1875 में, ठीक है। रिटर्न टू द वेदा, ये एडवोकेट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि हम लोगों को ना वेदा की तरफ रिटर्न होना पड़ेगा, ठीक है ना। रिटर्न टू द वेदा, इनका एक तरह का स्लोगन था ये वाला, ठीक है ना। बोले वेदा की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा, वापस वेदा की तरफ। इससे क्या होगा, प्रमोशन रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है ना। हिंदुइज्म का जो है ना इंटरप्रिटेशन होगा, प्रमोट होगा, ये बोलते हैं। और ये अपोज थे, तो ये भी किस चीज के अपोज थे, ही अपोज प्रैक्टिस सच एज आइडियल वर्शिप, पॉलीथेइज्म, कास्ट सिस्टम, ये सब क्या अपोज थे, ठीक है ना। उसके बाद ये बोलते हैं एम्फेसिस द कास्ट शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मेरिट, ना के बर्थ पे। देखो कास्ट सिस्टम को जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो किसके बेस पे हो रहा था, बर्थ के बेस पे, कि ये पैदा हुआ है कहाँ पर, ये पैदा हुआ है ब्रह्मा का पैर से, तो ये बहुत लोअर कास्ट है, ठीक है ना, तो इसको लोअर कास्ट वाला ही काम मिलेगा। तो ये क्या बोले कि बिल्कुल भी नहीं, इंसान को मेरिट के बेस पे जज करना चाहिए, ना कि उसके बर्थ के बेस पे, ठीक है। कौन बोलते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं, ओके। उसके बाद आ जाओ, देखो इसमें ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, इसलिए मैं उनका नहीं लाई हूँ, ठीक है ना। सत्य सत्य शोधक समाज, ठीक ना, सत्य शोधक समाज जो है ये किसका है, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व भी किए हैं, और ये हम लोग पढ़ते इधर इधर वाला टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सत्य शोधक समाज किसका है, तो ज्योति रॉय फुले का है, ठीक है। ये कोई लड़की नहीं लड़का है, नाम से ऐसा लग रहा है कि लड़की टाइप का, ठीक है। तो जो सत्य शोधक समाज है ना, इसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी बोलते हैं। अभी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मैं पूछूंगी कि बताओ कब कब का है, तो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली आते कि दिमाग में रखना है, ओके। तो सत्य शोधक समाज जो है इसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी बोलते हैं। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है, इसको किसने फाउंड किया था, वो है ज्योति रॉय फूले। कब किया था, तो 24 सितंबर 1873 में, ठीक है। कब इसको फाउंड किया गया था, ज्योति रॉय फूले ने इसको कब फाउंड किया था, तो 1873 में, ओके। उसके बाद हमको देखना है कि इसे कहाँ फाउंड किया गया था, कौन सा इसका प्लेस है। इसका प्लेस है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक ना। सत्य शोधक समाज जो है इसको पुणे में स्टैब्लिश किया गया था, महाराष्ट्र में। किस लिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है ना। किसके लिए आया था ये, तो ये आया था एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम को खत्म करना था। फूले जो थे ना वो रिजेक्ट करते हैं ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, अ कास्ट हायरार्किकल, एडवोकेट फॉर सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड जस्टिस। फूले जो है ना वो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर क्या बोलता है कि जो लोअर कास्ट है वो लोअर है, सुधीर है ना, क्षत्रिय है, और तुम्हारा ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण सबसे ब्राह्मण जो जात है वो सबसे ऊपर आएगा, क्षत्रिय है, इस तरह से सब पूरा वो क्या करते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं। तो इसको ना ये जो फूले है इसको रिजेक्ट करते, बोले बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है ना, मैं इस तरह का हायरार्की को नहीं मानता हूँ, ठीक है। फूले बोलते मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ एडवोकेट फॉर सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है ना। वो जस्टिस इक्वलिटी पे बेस्ड है, वो मानते हैं। देखो यहाँ पे बात ये है ना कि जो फूले हैं, ठीक है, जो ज्योति रॉय फूले हैं, मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है, नाम इनका ऐसा है। सत्य शोधक समाज, ये एग्जाम में हम लोग 2-3 बार क्वेश्चन सॉल्व किए, ये आया हुआ, ठीक है। तो ज्योति रॉय फूले जो है स्टैब्लिश करते हैं सत्य शोधक समाज, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ओके। इसको कब फाउंड किया गया था, तो 24 सितंबर 1873 में। कहाँ पर किया गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। किस लिए किया गया था, सोशल रिफॉर्म के लिए। फूले चाहते थे कि सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसको एबोलिश किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। फूले रिजेक्ट करते हैं ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को और कास्ट हायरार्किकल को,
ठीक है। वो बोलते हैं कि ये मैं नहीं मानता हूँ और इसको भी नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ मानता हूँ तो ऐसा सोसाइटी हो जो इक्वलिटी और जस्टिस के बेस पे हो। ठीक है, इनका भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ, एक आता है दलित शोषित, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ठीक है ना, इसको डीएस भी बोलेंगे, इसको डीएस बोलेंगे, क्यों? देखो यहाँ पे खाली एस एस है ना। दलित शोषित समाज संघर्ष 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 समिति। ठीक है, ये 1984 में आई थी। इसके फाउंडर का नाम क्या है वो जानो। इसके फाउंडर जो है वो है काशीराम। ठीक है ना। अब ये वाला इससे इंस्पायर होके, ये जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है ना, इसी से इंस्पायर होकर काशीराम जो है ना बहुजन समाज पार्टी को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? तो काशीराम। ठीक है, काशीराम है, काशीराम। काशीराम जो है ना, कल उस दिन मैं पढ़ा रही तो बोल रही थी, मैं बोली थी ना कि जो इंडिया में जब तुम्हारा साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि जो हायर कास्ट था, वहां से पावर लोअर कास्ट के पास जा रहा था। ठीक है, लोअर कास्ट के पास कहा, तो मैं एग्जांपल दी थी कि जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के पास पावर गया, और यूपी में तुम्हारा बहुजन समाज पार्टी के पास पावर गया। और ये लोग क्या थे? ये लोग दलित थे। ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी दलित से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो काशीराम। और ये कब फाउंड किया गया था? तो 14 अप्रैल 1984। देख लो 1984 है। ठीक है, उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, इसका पर्पस क्या था? मार्क सिग्निफिकेंट शिफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स। बोला यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेशन चेंज देखने को मिला। हम लोग उस दिन भी पढ़े थे, पावर लोअर कास्ट से अब तुम्हारा किसके पास आ रहा था? पावर जो है हायर कास्ट से लोअर कास्ट के पास आ रहा था। बहुजन समाज पार्टी के पास जब पावर आया तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट चेंज देखने को मिला। जहां जब तक का पावर तुम्हारा जो पावर जो था ना वो किसके पास हुआ करता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, हायर कास्ट के पास हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे पावर किसके पास आ रही? जब बहुजन समाज पार्टी के पास आ रही थी तो यहाँ पे ये लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनके तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज था इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, इसका एम क्या था? इस पार्टी का एम क्या था? एज इट एम टू प्रोवाइड ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द बहुजन समाज। बहुजन समाज जो है ना, बहुजन समाज दलित है, मतलब अदर वर्ड ये मतलब तुम्हारा अदर वर्ड क्या नाम है, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बहुजन समाज का पर्पस था कि इसको पावर में लाना है ना। इससे क्या होगा कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या अदर बैकवर्ड क्लाइड्स है और माइनॉरिटीज है, इन लोगों को रिप्रेजेंट करना, इन लोगों को रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना। और ये कैसे आया था? काशीराम जो है ना, ये इंस्पायर हुए थे ये वाला मूवमेंट से, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसको डीएस बोला जाता है, डीएस 4। देखो डीएस 4 यहाँ लिखा हुआ। ठीक ना, इससे इंस्पायर होकर काशीराम जो है वो इसको फाउंड करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को। ठीक है, कंप्लीट हुआ वो। ठीक है, अब दूसरा आएगा। मैं इसको छोटा कर रही हूँ थोड़ा, बिकॉज कि इसको छोटा करूंगी ना तो सब एक ही बार पढ़ाऊंगी। इसको मैं हाइड कर दूँ। आ जाओ, देखो वैसे तो बहुत सारा रिविलियन है। ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाई हूँ। ठीक है, आ जाओ, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम है नहीं कि मैं सारे पढ़ाऊं और तुम लोगों को याद भी नहीं होगा। सबसे पहले याद करो संथाल रिविलियन, 1 नंबर पे। ठीक है ना, संथाल रिबिलियन प्री इंडिपेंडेंट हुआ है। देखो प्री इंडिपेंडेंट है, इसका डेट याद करो। संथाल रिबिलियन का डेट क्या है? संथाल हम लोग अभी पढ़ लेंगे। अब पढ़ कर सुनो, जल्दी जल्दी मैं क्लास करवा रही हूँ। क्लास करवा कर हम लोग इसको रटेंगे, बार बार रटेंगे, बार बार मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोग से, तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, तो संथाल रिविलियन जो है, और जो मुझे क्वेश्चन भेज चुका है ना, मैं इसका रात में चेक कर आंसर भेज दूंगी। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला याद करेंगे और उसके बाद देखेंगे संथाल रिविलियन कब का है। 1855 से लेके 1856 तक हुआ था। ठीक है, ये कब की है? ये प्री इंडिपेंडेंट की है।
ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? संथाल परगना में, संथाल परगना, जो कि अभी कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। संथाल परगना, संथाल परगना में हुआ था, और ये अभी कहाँ पर है? झारखंड में है। ओके, कहाँ पर है? झारखंड में है। याद रखना कि संथाल रिवेलियन प्री इंडिपेंडेंट हुआ कब था? 1855 से लेकर 1856 तक हुआ था, और ये प्री इंडिपेंडेंट रिवेलियन है, ठीक है। संथाल परगना में हुआ था, जो अभी झारखंड में। लीडर क्या है? लीडर का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। संथाल रिवेलियन के लीडर का नाम है सिधु कानू मुर्मू, ठीक है। सिधु कानू मुर्मू, तुम ऐसे सिधु कानू करके याद कर सकती हो तुम लोग, ठीक है ना। सिधु कानू मुर्मू। अब यहाँ पे देखो पर्पस क्या था, जो रेड है वो याद करना है, और मैं प्लेस को भूल गई हूँ तो प्लेस को भी याद करना है। संथाल परगना, तो अभी झारखंड में, ठीक है। ये बाकी ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स ये नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव्स क्या। ऑपोजिशन टू द एक्सप्लॉयटेटिव जमींदारी सिस्टम एंड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, ब्रिटिश के पॉलिसी के अगेंस्ट आई थी, और जमींदारी सिस्टम जो एक्सप्लॉइट कर रही थी, है ना, जो एक्सप्लॉइट कर रही थी संथाल को, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था कि ये रिवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन सप्रेस किया गया था तो क्या, फिर भी उनके पास एक मैसेज गया था कि हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा आता है वो है तुम्हारा, अच्छा पहले एक नंबर में तो कोल्ड रिविलियन आ जाएगा ना, ये पहले का एक नंबर ये है, और दो नंबर ये है, दो नंबर ये है, और तीन नंबर ये। एक मिनट को मुझे अच्छा से देख लिखना। वैसे अभी तक का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक का एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, तो तुम लोगों का इससे ही आया है कि जैसे लीडर का नाम पूछा है, ठीक है ना, या प्री इंडिपेंडेंट कौन है, पोस्ट इंडिपेंडेंट कौन है, ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर भी नंबर बैठा देती हूँ, ये वाला एक नंबर का है, और ये तुम्हारा दो नंबर का है, ठीक है ना, ये दो, और ये तुम्हारा तीन हो गया, और ये चार हुआ, बिकॉज कि ये तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंट मोमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा, कोल रिविलियन, ये 1831 से 1832 तक का हुआ था। देखो कोल रिविलियन कब हुआ था? 1831 से 1832 तक हुआ था। ये भी जो रिविलियन है ना, ये प्री इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये भी प्री इंडिपेंडेंट है। ओके, कहाँ पर हुआ था ये? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, जो कि अभी झारखंड में है, ठीक है ना। बुद्धू भक्त, जो भक्त एंड अदर, ठीक है ना, बुद्धू भक्त एंड जो भक्त इसके लीडर थे, ठीक है। और भी बहुत सारे थे, लेकिन दो को जो मेन मेन है उसको मैं याद करवा दी। बुद्धू भक्त, जो भक्त, ये सब। मेरा ना इसका बहुत अच्छे से तुम्हारा ये चार्ट बना हुआ था, लेकिन मैं बोली ना कि मेरा मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप खराब हुआ, तो 50% मेरा वापस आ चुका है, लेकिन 50% मेरा चला गया है, तो उसमें वो चला गया, ये मैं कल रात में बैठ के बनाई हूँ, ठीक है। तो ये कोल्ड रिविलियन जो है ना, ये प्री इंडिपेंडेंट है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कोल्ड रिविलियन कब किए, तो प्री इंडिपेंडेंट किए, कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, अभी कहाँ है? झारखंड में है। ओके, लीडर का नाम क्या है? बुधू, बुधू भक्त एंड जो भक्त, ठीक है। ये क्यों आए थे भाई? देखो ये लोग किसके अपोजिट आए थे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द लैंडलॉर्ड एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो लैंडलॉर्ड थे, वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे इकोनॉमिक को। किसका? कोल, कोल जो थे ना, कोल जो थे ना, कोल, कोल जो जनजाति थे ना, कोल जनजाति के उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। किसके किसके थ्रू किया जा रहा था? तो लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एक बात तुम्हें मेरे बात और सुनो, जितना रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश है तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए इंडियन को, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो अगर ब्रिटिश ने 100% एक्सप्लॉइट किया है ना लोगों को, तो 50% मुझे लगता है कि लैंडलॉर्ड भी इन्वॉल्व है, क्योंकि तुम जितना भी पढ़ोगी रिविलियन पढ़ोगी ना, हर जगह लैंडलॉर्ड आएगा। कि ब्रिटिश के साथ कौन था? तो लैंडलॉर्ड था, जमींदार मिले हुए रहते थे, मिले हुए। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े कि लैंडलॉर्ड और जमीन, ये ब्रिटिश। यहाँ पे भी कोल्ड रिविलियन में भी क्या दिखा रहा, कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और लैंडलॉर्ड्स, ये दोनों ही मिलकर क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक को एक्सप्लॉइट करते थे। किसका? तो कोल का,
है ना, कोल को एक्सप्लॉइट करते थे। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, बिरसा मुंडा रिविलियन, ठीक है ना, बिरसा मुंडा, इसका लीडर का ही नाम बिरसा से ही नाम होगा, बिरसा मुंडा, ठीक है, याद कर लेना बिरसा मुंडा, ठीक है। संथाल का है सिद्धू एंड कानू, ठीक है। कोल का है तुम्हारा बुद्धू भक्त और जो भक्त। बिरसा मुंडा का बिरसा ही है, ठीक है। आ जाओ, तो ये भी प्री इंडिपेंडेंट है, ये भी प्री इंडिपेंडेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू में हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटू जो कि अभी झारखंड में है। बिरसा मुंडा, और ये रेजिस्टेंस करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, पार्टिकुलरली कंसिंग लैंड एलिनेशन एंड फोर्स लेबर। एक तो उनका जमीन को उनसे छीन लिया जा रहा था और फोर्स लेबर किया जा रहा, मतलब जो तुम्हारे ट्राइबल कम्युनिटीज थे ना, बिरसा क्या थे, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ना, तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज होते थे ना, उनकी जमीन को ब्रिटिश ले रही थी, छीन रही थी, और उन्हीं की जमीन पर फोर्स लेबर करवाते थे कि तुम काम करो उस पर, ठीक है। तो इस तरह से वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था थ्रू ब्रिटिश, बाय द ब्रिटिश, है ना। तो उसके अगेंस्ट जो है ना, बिरसा मुंडा रेजिस्टेंस करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। तो बिरसा मुंडा रिवेलियन 1899 से 1900 तक चली थी, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हारा आएगा कोल रिवेलियन 80 था। एक्चुअल में ऊपर नीचे हो गया, मेरे इतने रात में मैं बना रही था, ये ध्यान में आया नहीं कि इसको ऊपर रखना चाहिए, इसको नीचे रखना चाहिए, फिर भी तुम लोग समझ ही जाओगे डेट देखकर, है ना। तो 1831 से 1832 तक जो है वो कोल रिविलियन है। कोल रिविलियन जो है छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, बुडू भक्त एंड जो भक्त और दूसरे भी लीडर जो हैं इनमें शामिल हैं। उसके बाद संथाल रिविलियन जो है वो भी प्री इंडिपेंडेंट है, संथाल परगना में हुआ था। सिद्धू एंड कानू इसके लीडर हैं, ठीक है। सिद्धू और कानू, देखो सिद्धू कानू, तो संत, ये लोग दोनों संत है, सिद्धू और कानू संत है, ऐसे याद करना। लीडर का नाम यहाँ पर मैं ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो संत कौन है, सिद्धू और कानू, ठीक है। बिरसा मुंडा तो आराम से आज हो जाएगा बिरसा रिवोल्यूशन से, ठीक है ना। उसके बाद कोल रिविलियन जो है ना, कोल कोल कोल, यहाँ पे कोल का भक्त है, कौन कौन है, बुद्धू जो है, बुद्धू और जो भक्त है कोल का, है ना, कोल का भक्त है, ये लोग दोनों ऐसे याद करना। कोल बुद्धू भक्त और जो भक्त जो है ना वो कोल, कोल क्या नाम है, कोल इसको कैसे बैठाएं, कोल 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 बुद्धू भक्त एंड जो भक्त। अच्छा, बार बार याद करने से देखो याद हो जाएगा, ठीक। तो मुझे मेरे माइंड में अभी कुछ नहीं आ रहा, अगर आया तो मैं बताऊंगी, मैं भूल जाती हूँ, सोचती हूँ मैं करने के लिए, लेकिन मेरे माइंड से निकल जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा रिविलियन जो है ये 1899 से 1900 में हुआ था। छोटा नागपुर प्लेटू, अब प्री इंडिपेंडेंट है, देख लो प्री इंडिपेंडेंट है, झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा लीडर है, क्यों, ट्राइबल कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसलिए बिरसा मुंडा जो है उसके अगेंस्ट जो है रिविलियन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बड़ो मूवमेंट, अब सुनो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुमसे, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम लोग मुझे आंसर बताना कि इनमें से, यही चार ऑप्शन था, ठीक है ना, इनमें से कौन सा मोमेंट है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट मोमेंट है, देखकर बताओ आंसर मुझे। बोलो सुषमा और बोलो अंजलि। बड़ो मूवमेंट, हाँ बड़ो मूवमेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कौन सा मूवमेंट जो है ना तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंट है। तो बड़ो मूवमेंट जो है ना ये पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये 1980s में आया है, 1980s, पोस्ट 1980s, ठीक है। ये आसाम में आया था, बोडोलैंड रीजन के लिए, ठीक है। इसको, इसके लीडर कौन थे, इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन थे, ऑल बड़ो स्टूडेंट यूनियन, ठीक है ना, ऑल बड़ो स्टूडेंट यूनियन एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बड़ोलैंड, ये लोग दोनों मिलकर बड़ो मूवमेंट लाते हैं। क्यों लाए थे, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ बड़ोलैंड फॉर द बड़ो पीपल, ये लोगों का डिमांड, बड़ो मूवमेंट क्यों आया था, जो बड़ो लोग थे ना, बड़ो लोग, अच्छा तुमको इसको एक तरीके से आ रहे थे, तुम लोग ट्रिक से याद कर सकती हो, हर जगह ब्रिटिश से लड़ाई हो रहा है, ब्रिटिश से लड़ाई हो रहा है, ब्रिटिश से लड़ाई हो रहा है, तो ब्रिटिश तो प्री इंडिपेंडेंट ही थी, बड़ो जो है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई कर रही है। देखो, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, मुझे अलग स्टेट चाहिए बड़ो पीपल के लिए, ठीक है। लेटर लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ बड़ो लैंड टेरिटोरियल रीजन, ठीक है ना। बाद में एक
स्टेट तो नहीं दिया गया, ये नहीं बोला गया कि हम आपको सेपरेट स्टेट दे देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई हम आपको सेपरेट स्टेट तो नहीं देंगे, लेकिन 2022 में अंडर द बड़ो एकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2020 में क्या किया गया कि बीटीआर बनाया गया। बीटीआर का मतलब है बड़ो लैंड टेरिटोरियल रीजन, ये क्रिएट किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, 2002 एकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या किया, क्रिएशन किया बड़ो लैंड टेरिटोरियल रीजन, ठीक है। स्टेट के ये लोग स्टेट के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम आपको बड़ो लैंड टेरिटोरियल रीजन दे देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। जो बहुत ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा है मैं वो लेकर आई हूँ, बहुत सारा पढ़ना है बट एग्जाम है तो इस वजह से मैं जो इम्पोर्टेंट लगा वो लेकर आई हूँ, ठीक है। तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट कब आया था, 1946 से 1947 में, ठीक है ना। अच्छा ये देखो कैसे किया, ये नीचे से ऊपर, मतलब ये नया से, ये न्यू से ओल्ड किया है, ठीक है ना, एग्जाम में लेकिन ओल्ड से न्यू आता हमेशा पूछता है। तो तेभागा मूवमेंट जो है ना ये न्यू है, अभी इस इन चारों में बता रहे हैं, इन चारों में 1946 से लेकर 1947 में तेभागा मूवमेंट आई थी। तेभागा मूवमेंट कब की है और ये कहाँ आई थी, ये पता है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि कहाँ की है। तेभागा मूवमेंट बंगाल में आई थी, ठीक है ना, ये बंगाल की है। इसको लीड कौन कर रहा था, ऑल इंडिया किसान सभा इसको लीड कर रहे थे। डिमांड क्या था, डिमांडिंग फेयर क्रॉप सर्विस 2/3 ऑफ द हार्वेस्ट इंस्टीड द ट्रेडिशनल हाफ, मतलब टू थर्ड को लेकर लड़ाई हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, तुम्हारा जो ऑल इंडिया किसान सभा थे ना वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग अपने 2/3 जो है ना हम लोगों को अपना क्रॉप्स का दिया जाए। क्रॉप्स जब हुए तो तो उसका हार्वेस्टिंग होगा ना, तो उसका 2/3 हम लोगों को दिया जाए, ठीक है ये बात। तो तेभागा मूवमेंट 1946 से 1947 बंगाल में हुआ था। कौन लीड कर रहा था, तो ऑल इंडिया किसान सभा। इसको मैं हाईलाइट नहीं की हूँ लेकिन अभी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, रुक जाओ। नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हाईलाइट, येलो से करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है इसको लीड कर रहे थे। तेभागा मूवमेंट 1946 से 1947 में हुआ था, ठीक है। अभी अगर मैं तुम लोग से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो बताना मुझे तुम लोग, ठीक है। अभी मैं एक बार सोच रही करा ली थी उसके बाद में पूछ रही हूँ। चलो उसके बाद माफला रिविलियन जो है ना ये 1921 में हुआ था। मालाबार रिविलियन भी उसको बोला था क्योंकि ये मालाबार में हुआ था इस वजह से, ठीक ना। बोला कि दिस वाज ए पीजेंट अपराइजिंग द मालाबार रीजन केरला अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये तुम्हारा ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट और हिंदू लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट हुआ था। ये हिंदू लैंड लॉर्ड्स, हर जगह लैंड लॉर्ड्स जरूर रहेंगे, देखो मोस्टली हो रहे हैं। देखो माफला रिवेलियन जो है ना मालाबार रीजन में हुआ था, और मालाबार रिवेलियन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पीजेंट लड़ाई करते हैं किसके अगेंस्ट, कहाँ पे होता है, ये केरला में होता है, मतलब मालाबार केरला में, ठीक है ना। केरला में होता है, मालाबार रीजन ऑफ केरला अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, हिंदू लैंड लॉर्ड, है ना। ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे ये मोमेंट, तो खिलाफत मोमेंट से इन्फ्लुएंस होकर ये मोमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पाबना पीजेंट रिवोलियन, ठीक है। पाबना पीजेंट रिवोलियन 1873 से 76 की है, 1873 से 76 की है। ये क्या था, ये एग्रेरियन मूवमेंट था, बंगाल में हुआ था। इसके अगेंस्ट लैंड लॉर्ड ऑपरेसिव, मतलब जो जमींदार हुआ कर जमींदार थे ना वो क्या कर रहे थे, बहुत ही ऑपरेसिव तरीके अपना रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए ये एक एग्रेरियन मूवमेंट था बंगाल में, किसके अगेंस्ट, तो लैंड लॉर्ड जो है ना बहुत ही एग्रेसिव हो चुका था। वो बहुत ही एग्रेसिवली तरीके से हर काम कर रहा था, उन्हीं के अगेंस्ट
उन्होंने इलीगल रेंट लगा दिया था और फोर्सली हर चीज को इन्हांसमेंट एंड फोर्स, ये सब मतलब इलीगल उन लोगों से पैसा ले रहे थे। मतलब किससे लेंगे? किसान से ही लेंगे, है ना। तो ये पावना पीजन है। ये किसान लड़ाई कर रहे हैं। किसान एग्रेरियन मूवमेंट का मतलब क्या? किसान लड़ाई कर रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट? तो तुम्हारा लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1873 से 1776 में, सॉरी 76 में। 1823 से 1873 से 1876 में हुआ था। क्या? पावना पीजेंट रिवोल्ट, बंगाल इंडिगो रिवोल्ट। कहाँ हुआ था? देख लो, बंगाल में ही हुआ था, ठीक है ना। पीजेंट मोमेंट हुआ था, ये मैं बता रही हूँ क्या था। ये 1859 से 1860 तक का हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा था? देखो, बंगाल में किसानों को बोला जा रहा था कि आप इंडिगो प्लांटेशन करें, ठीक ना। प्लांटर्स करें, मतलब इंडिगो का आप प्लांट लगाइए, ठीक ना। इंडिगो का आप प्लांट लगाइए। अब इससे क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी जमीन पर, ठीक ना, अगर कोई भी पर्सन अपने जमीन पर इंडिगो का प्लांट लगाता है, ठीक है, लगाता है, तो उससे क्या होगा तुम्हारा कि एक तो जो तुम्हारा कल्टीवेशन प्रैक्टिस है ना, मतलब जो ये तुम्हारा जमीन में बहुत ज्यादा जरखेजी है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर है यहाँ पे, हाँ, ये बंजर बन जाएगी, बंजर जमीन हो जाएगी, एक बात। और दूसरी बात कि उनको उतना पैसा भी नहीं दिया जा रहा था जितना वो काम कर रहे थे। एक तो उनका जमीन भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनका जमीन का जो फर्टिलाइजर जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इस वजह से बंगाल में इंडिगो के अगेंस्ट कि हम लोग इंडिगो का प्लांट नहीं करेंगे, इसलिए इसको बंगाल इंडिगो रिवोल्ट बोला जाता है। और ये 1859 से 60 में 1859 से 1860 तक का हुआ था, ठीक है। एक बार हम इसका मतलब मैं एक बार पूछ लेती हूँ, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ रही हूँ। चलो मुझे तुम लोग बताओ, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे बताओ कि दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम क्या था? अगर तुम लोगों को नहीं याद होगा तो मुझे बोल देना, ठीक है। तब तो मैं बताऊंगी, तो ऐसे ना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, क्या बोले थे बा? दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम क्या था, मैं ये पूछ रही हूँ। ब्रिटिश पॉवर्टी करके बुक का नाम था, ठीक है। पॉवर्टी थ्योरी दिया था 1901 में, ठीक है। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ बिल्कुल सही बोली, हाँ बिल्कुल सही बोली, ठीक है। एक बार अगर हम तुम लोग बोलोगी तो मैं इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ, ठीक है। देख लो, दादा भाई नौरोजी का अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी ना तो कैसे बनेगा, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना दे रही, तुम लोगों को अपनी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनका बुक का नाम क्या है? इनका बुक का नाम है पॉवर्टी, 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 ठीक है, एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश, रुक जाओ एक सेकंड, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाऊंगी तो ज्यादा, मतलब याद भी तुम लोगों को करवाऊंगी और बनाऊंगी भी, ठीक है ना। मुझे तुम लोग बताना बीच बीच में, मतलब अगर कुछ बीच में याद आएगा कि हाँ ये लिखिए वो लिखिए, उस तरह से क्या तुम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। दादा भाई नरोजी, मैं खाली नरोजी लिखी, नरो
नरोजी। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या अन, देखो अन लगा हुआ है ना, अन ब्रिटिश, BRITIS, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया, ये इनका बुक का नाम है। ठीक है, ये इनका बुक का नाम है। उसके बाद इन्होंने जो थ्योरी दिया था, नाम बताओ अगर नाम याद है तो। ड्रेन थ्योरी 1901। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ड्रेन थ्योरी इन्होंने दिया था, ड्रेन थ्योरी। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि ड्रेन थ्योरी किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, मुझे याद है कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक ना, ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ओके, उसके बाद मुझे बताओ तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि इनको क्या बुलाते हैं, इनका टाइटल क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो, अब तो मुझे लग रहा है तुम लोगों को याद भी हो गया होगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आराम से तुम लोग बता दोगे, है ना। तो अब मैं इससे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी क्योंकि अब मैं इसका फ्लो चार्ट बना दी हूँ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, साफ साफ लिख दो, ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल, ओ सॉरी सॉरी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, हो गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ट्रेन थ्योरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पूछ रही हूँ, मुझे नेक्स्ट बताना। ठीक है, नेक्स्ट बताना मुझे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मो समाज का फॉन्ड किसने किया? ब्रह्मो समाज का फॉन्ड किसने किया? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय। हाँ ठीक है। बैक टू वेदा, बैक टू वेदा ये किसका ये था? बैक टू वेदा, राजा राम मोहन राय। नहीं गलत बोल रही हो, दयानंद सरस्वती ना। ये जो बैक टू वेदा है ये किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती बोलते हैं हम लोग को वेदा की तरफ वापस जाना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती बोलते हैं हम लोगों को वेदा की तरफ वापस जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बैक टू वेदा है या रिटर्न टू वेदा है। ठीक है ना, मतलब हम लोग को वापस जाना है कहाँ पे? वेदा की तरफ। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो कुछ भी हो, रिटर्न या वापस, हम लोग को जाना है, वापस जाना है, कहाँ जाना है? वेदा की तरफ। हम लोगों को मुड़ जाना है वेदा की तरफ। ठीक है ना, वापस जाना है वेदा की तरफ। ये किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज को फाउंड किसने किया था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, बहुजन समाज पार्टी को फाउंड कब किया गया था? बहुजन समाज पार्टी को फाउंड कब किया गया था? बहुजन समाज 1984। फाउंडर कौन थे? काशीराम। काशीराम, बिल्कुल सही बोली। हाँ हाँ, काशीराम सही है, हाँ काशीराम ठीक है। काशीराम हाँ सर। हाँ, सत्य शोधक समाज के फाउंडर, सत्य शोधक समाज जो है उसके फाउंडर का नाम बताओ। ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फूले, बिल्कुल सही। ज्योतिबा फुले। हाँ ठीक है, सत्य शोधक, ठीक है। चलो, अब मैं बीच बीच में पूछूंगी भी और बार बार ये करूंगी। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर पूछूंगी। ठीक है, नक्सलबाड़ी मूवमेंट, नक्सलबाड़ी मूवमेंट कब हुआ था? नक्सलबाड़ी मूवमेंट, नक्सलबाड़ी मूवमेंट जो है ना ये कब हुआ था तुम्हारा? नक्सलबाड़ी मूवमेंट जो है ना ये तुम्हारा 25 मई, 25 मई, मतलब 25 मई 1967 में नक्सलबाड़ी मूवमेंट हुआ था।
25 मई 1967 में नक्सलबाड़ी मूवमेंट हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नक्सलबाड़ी विलेज, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। चारू मजमदार, कानू सन्याल, जंगल संथाल, ये लोग लीडर थे। नक्सलबाड़ी मूवमेंट 25 मई 1967 में हुआ था। नक्सलबाड़ी, ठीक है, नक्सलबाड़ी विलेज, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में हुआ था। लीडर का नाम है चारू मजमदार, कानू सन्याल और संघाल संथल। ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू ओवरथ्रो existing feudal system by redistribution land from landlord to the peasant and landless labor। बोले जो लैंडलेस लेबर थे, जिसके पास जमीन नहीं था, और जो पीजेंट थे, ठीक है ना, उन लोगों को जो जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था ना, वो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं किया जा रहा था जमीन। ठीक है ना। तो जो फ्यूडल सिस्टम था ना, जो एग्जिस्टिंग फ्यूडल सिस्टम था, लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम था, है ना, जो लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम था, उसको उठाकर फेंकना है। ठीक है ना, फेंकना उसको, ठीक है ना, उसको उठा के फेंकेंगे, और उसको फेंकेंगे, आप फेंक के हम लोग पीजेंट, लैंडलैंड लेबर है, उनके आपस में जमीन को ये कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये लोग बोलते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ कि संथाल रिवेलियन कब हुआ था? संथाल संथाल रिवेलियन का डेट क्या है? 1855 to 56। सुषमा बताओ, सही बताइए, और अंजलि तुम भी बताओ। क्या कितना बोली? 1855 से 56। हाँ ठीक बोली। और तुम बताओ, ये सुषमा, ये अंजलि सही बोली या गलत बोली? लीडर का नाम बताओ, क्या था लीडर का नाम? लीडर का नाम बताओ। सीधू और कानू। सीधू कानू, बिल्कुल, हाँ, सीधू कानू। कोल रिविलियन का डेट बताओ, कोल रिविलियन का डेट बताओ। 1831 to 32। अच्छा, लीडर का नाम बताओ। इसका भी तो जाओ करके था। हाँ, जो भाग, हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, हाँ, ठीक, ओके। और जो भाग। हाँ, उसके बाद ये बताओ मुझे, बिरसा मुंडा रिविलियन कब हुआ था? बिरसा मुंडा रिविलियन 1899 में। पूरा डेट बोलो। 1899 to 90। बिल्कुल सही। लीडर, 1900। हाँ, लीडर का नाम बिरसा मुंडा। बड़ो बिरसा मुंडा बड़ो मूवमेंट कब हुआ था? बड़ो मूवमेंट तो 1980s में हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंट। बड़ो मूवमेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आसाम में। आसाम में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़ो मूवमेंट हुआ कहाँ था, तो आसाम में हुआ था। ठीक है, याद रखना। और बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा वाला मूवमेंट कहाँ हुआ था? बिरसा रिविलियन कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही तुम लोग बोली। चलो, यानी तुम लोगों को याद हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार चार्ज लगा ली थी, थोड़ा सा मेरे लैपटॉप का चार्ज कम हो गया। मैं आ रही हूँ, लगा यहीं पे लगा। तुम लोग जब तक देखो, मैं एक सेकंड में लगा लेती हूँ। हाँ, ठीक है, आ गई मैं। ठीक है, चलो देखो, एक मिनट। हाँ, बोला है कि अब क्वेश्चन आएगा तुमसे कि फर्स्ट लेबर फर्स्ट लेबर मूवमेंट कब हुआ था? फर्स्ट लेबर मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट या फर्स्ट रिकॉर्ड लेबर एजिटेशन या फर्स्ट लेबर मूवमेंट कब हुआ था इंडिया में? 1875 मुंबई में हुआ था। उस टाइम था बॉम्बे, अभी है मुंबई। ठीक ना। ये मूवमेंट किसने कराया था? ये मूवमेंट जो है ना, एस 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 बैंगल, ठीक है, एस एस बैंगल,
बैंगला ने, ठीक है ना। एस एस बैंगला ने ये मूवमेंट कराया था, बैंगले ने, ठीक है ना। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे फर्स्ट लेबर मूवमेंट या फर्स्ट रिकॉर्ड लेबर एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब मूवमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट लेबर मूवमेंट कब हुआ था इंडिया में, तो 1875 में मुंबई में, मुंबई और आज मुंबई बोला जाता है, ठीक है ना। ये मूवमेंट एस एस बैंगले, बैंगले ने करवाया था। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने फोकस किया, ये फोकस किया कि जो वर्कर का जो वर्कर लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। एस एस बैंगले जो थे ना, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो वो चाहते थे कि फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं ना, उनके उनके ना उनके वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया में लेबर लोग किस किस चीज से सफर करते हैं, तो लॉ मेंबरशिप, लेबर के साथ कौन मेंबरशिप बनाएगा, विग फाइनेंस, उनके उनकी उनके पास पैसा नहीं होता है लेबर के पास। मल्टी मल्टीप्लेसिटी ऑफ यूनियन, देखो अगर लेबर का कोई यूनियन भी होता है ना, तो बहुत सारे लोग उड़ जाता है कि हम बनेंगे यूनियन, वो बन गया यूनियन, वो बन गया यूनियन, वो बन गया यूनियन, इस तरह से हो जाता है, बढ़ जाता है यूनियन, ठीक ना। तो ये तुम्हारा ये है कि इंडिया में लेबर लोग सफर कैसे कैसे कर रहे हैं, तो मेंबरशिप कम है उनका, है ना, पैसे नहीं है उनके पास, बिग फाइनेंस है, मल्टीप्लेसिटी ऑफ यूनियन है, बहुत सारी यूनियन के अंदर लेबर होते हैं ना, एक यूनियन होता है। अब एक यूनियन मतलब एक होता ना, हर कंपनी में एक यूनियन होता है, तो मल्टीपल होता है, बहुत एक दो नहीं होते, बहुत सारे होंगे, उसके अंदर ढेर सारे लेबर होंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो तुम्हारा है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना, कि उसके बाद जब अभी हम लोग क्या पढ़े तुम्हारा कि पहला लेबर मूवमेंट कब हुआ था, है ना। पहला लेबर अगर इंडिया में क्वेश्चन आए कि इंडिया में फर्स्ट लेबर मूवमेंट 1875 में हुआ था मुंबई में, उस वक्त मुंबई मुंबई और अभी मुंबई, है ना। लेकिन लेकिन एक और मूवमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, ग्रेट मुंबई टेक्सटाइल स्ट्राइक कब हुआ था, ठीक है। या खाली मुंबई टेक्सटाइल स्ट्राइक पूछे कहा हुआ था, ये भी मुंबई में हुआ था, ठीक है, 1982 में। 90 दत्ता, इसके लीडर कौन थे, दत्ता सामंत थे। डिमांड क्या, देखो दत्ता सामंत, रुक जाओ मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। दत्ता समंत, समंत थे, दत्ता समंत इसके लीडर थे। और ये कहाँ पे हुआ था, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेट मुंबई टेक्सटाइल स्ट्राइक कब हुआ था, 1982 में मुंबई में, है ना, मुंबई में, उस वक्त मुंबई था। कब हुआ था, 1982 से 1983 में। लीडर कौन थे, दत्ता समंत थे। डिमांड फॉर हायर वेज एंड बोनस, डिमांड क्या था कि हम लोगों को ज्यादा सैलरी दिया जाए, ज्यादा पैसा दिया जाए, है ना, और बोनस भी दिया जाए, ये डिमांड था। उसके बाद ये वाला तुम लोग देखी होगी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व की होगी, ये तीन तो बहुत आते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, क्वेश्चन इसको तीन तरीके से पूछा जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, सॉरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है। अब पता है हम लोग का जब जब मैं स्टार्टिंग में करती थी और ये वाला क्वेश्चन आता था, तो मैं कैसे सॉल्व करती थी कि ये जरूर है ना तुम्हारा इससे जुड़ा हुआ होगा, क्या नाम है, ये कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस लिखा हुआ है। लेकिन ये कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सीपीआई से जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। एग्जाम में मैचिंग आता है, कौन सा यूनियन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा यूनियन किसके साथ जुड़ा हुआ है, या डेट आ जाएगा। ये तीन क्वेश्चन बहुत आता है, हेडक्वार्टर तो नहीं आता है, बट अभी तक अगर हम देखेंगे तो ये तीनों से आता है क्वेश्चन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब आई थी, 1920s में, ठीक है। एक 1936 की भी थी, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की है। और ये किससे जुड़े हुए हैं, किससे एफिलेटेड थे, किससे एफिलेटेड थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एफिलेटेड थे, ओके। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखो इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और यहाँ पे है ऑल इंडिया ट्रेड, ऑल
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये CPIM है, लेकिन यहाँ पे INC का स्टार्ट IN है लेकिन C लास्ट में है। तो इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 की है, और ये कब आई थी? तो इंडिया नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है? तो INC से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैचिंग करने देगा कौन से पार्टी से है, कौन सा ट्रेड यूनियन या कौन सा यूनियन जो है किस पार्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ, BMS 1955 लिखता है, कहीं कहीं इसका डेट जो है ना 1956 लिखता है। एक बार मुझे देखने दो तो मुझे थोड़ा सा गूगल ये क्या बता रहा है। हम 2 बुक पढ़े हैं, दोनों बुक में अलग अलग बताया, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे देख लेती। मजदूर, भारतीय मजदूर संघ, नहीं ये डेट सही है। एक बुक में ना मैं पढ़ी तो वहाँ 1956 लिखा हुआ था, लेकिन यही 1955 ही होगा क्योंकि इसमें भी 1955 ही बता रहा विकिपीडिया में, ठीक है। तो 1955 की है, ये किससे जुड़ी हुई है? एफिलेटेड है भारतीय जनता पार्टी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैचिंग करो। बीजेपी, हालांकि इतना ये तो मतलब आदमी पढ़ के ही जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, CIT, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। CPIM है, ऊपर वाला CPI है और यहाँ पे CPI है, रुक जाओ, CPI है लेकिन साथ में M भी लगा हुआ, मार्क्सिस्ट वाला। तो इसके पार्टी का नाम है सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है ना। तुम एक चीज देखो, यहाँ पर भी ट्रेड यूनियन है, यहाँ पर भी ट्रेड यूनियन है और यहाँ पर भी ट्रेड यूनियन है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे है? कम्युनिस्ट पार्टी से। इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पे INC का पूरा नाम है, देखो यहाँ पे INC का पूरा नाम नहीं है लेकिन यहाँ पे INC का पूरा नाम, तो ये वाला INC वाला है। एग्जाम में कंफ्यूज कैसे होता है मैं बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो मैं कैसे कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस दे रहा, यहाँ पर भी कांग्रेस दे रहा, मुझे मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर मैं दिमाग में ये बात लगाई, जब मैं इसको याद की थी तो मैं इसको ये ऐसे याद की थी कि यहाँ पे पूरा नाम हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो ये वाला होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और बाकी जो है वो हो जाएगा CPIM का, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसे याद करना कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो किसका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। और सॉरी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये कम्युनिस्ट का है, मतलब CPI का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, ठीक है। ये दो को देखो, ध्यान दो, बाद में उसके बाद में बता रही हूँ, रुक जाओ। हम्म, बोला, हाँ। तो उसके बाद भारतीय मजदूर संघ, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ जो है ना ये किससे जुड़ा हुआ है? बीजेपी से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में बीजेपी ना रहे, अगर RSS भी रहे ना तो सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में बीजेपी ना हो मान लो और उसकी जगह RSS दिया हुआ हो, क्योंकि मैं जब एक और बुक पढ़ रही थी ना तो वहां पे सिर्फ RSS के बारे में लिखा हुआ था कि भारतीय मजदूर संघ जो है ना वो RSS से जुड़ा हुआ, तो बीजेपी RSS से ही है ना, तुम लोगों को पता ही है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, CITU, ठीक है ना, C2, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये CPIM से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये किसी से नहीं, ये सोशलिस्ट है, हिंद मजदूर सभा 1948 की है और ये सोशलिस्ट। अच्छा, मैं इसका तो डेट बताई नहीं, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन 1970 की है, CPIM से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, ओके, एक बार रिवाइज करते हैं। मुझे तुम लोग बताना, मैं फुल फॉर्म पूछूंगी, ठीक है, मैं फुल फॉर्म पूछूंगी, मुझे बताना। INTUC, इसका फुल फॉर्म बताओ और डेट बताओ और किस पार्टी से जुड़ी हुई वो बताओ।
डेट बताओ आरसी। 1947 आईएनसी से जुड़ा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। बिल्कुल सही बोली। सुषमा बताओ सही है या गलत है। अगर नहीं याद हुआ तो अभी मेरे बात सुनो। इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 आईएनसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो रुको, मैं तुम लोगों को एक चीज दे रही हूँ, तुम लोग मुझे बना के दिखाओ। अभी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तुम लोग बना के दिखाओ। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ या ऊपर ले चलती हूँ, चलो। अच्छा ये तो डिलीट नहीं कर सकती हूँ ना, वही कर देती हूँ क्योंकि वो यहाँ तो लिखा हुआ है वो वाला। आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट। पहले मैं करा देती हूँ क्योंकि ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा है। पहले मैं करा देती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी, तो उससे उससे ना बहुत फिर अच्छे से पूछूंगी, ठीक है ना। पहले मैं करा देती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ क्वेश्चंस। पहले इंपॉर्टेंट वाला कराती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करा लूंगी ना, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आई हुई, इतना बार आई हो ना क्वेश्चन जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैं तुमको एक कंफ्यूजन में यहाँ पे दूर करती हूँ। देखो इसका ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोगों को मैं भेजी भी होंगी। उसमें ना एनटीए क्वेश्चन दिया हुआ। सॉल्व नहीं हो रहा था। सॉल्व बिकॉज क्यों नहीं हो रहा था मैं बता रही हूँ। एनटीए का जो आंसर है ना वो दिया हुआ है सी से स्टार्ट होगा, और सी में है तुम्हारा क्या, नागालैंड। नहीं नागालैंड था। नागालैंड से स्टार्ट कर दिया, लेकिन नहीं मुझे पता है कि कैसे, राजस्थान से नहीं स्टार्ट होगा। नहीं देखो राजस्थान से स्टार्ट होगा, मैं बता रही हूँ कैसे। देखो मैं तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन लाई हूँ, देखो ये बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। देखो पहले क्या हुआ कि बिहार जो है ना 1912 में 1912 में बिहार को बनाया गया था। ये आजादी से पहले बना था, ठीक है। उसके बाद आजादी के बाद इसको इसको स्टेट वुड का स्टेटस कब मिला, तो 1950s में। बिकॉज क्वेश्चन जब पूछ रहा तुम्हारा तो क्या बोल रहा है कि स्टेट का फॉर्मेशन डेट बताओ। क्वेश्चंस में तुम्हारा बोला फॉर्मेशन ऑफ डेट, तो बिहार को स्टेट वुड तो 1950s में मिली है, तो हम 1950 से ही लेके चलेंगे। अच्छे, अब आ जाओ तुम्हारा, तो हम बिहार को पहले नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम किसको रखेंगे, राजस्थान को। 1949 उसमें राजस्थान पहले है, राजस्थान हो जाएगा। हम खुद का आंसर बनाएंगे ना, एनटीए तो गलत दिया है। तुम जाकर देखो कोई भी बुक में किसी में भी तुम्हारा नागालैंड का डेट दिया 1963, तो 1963 तो कोई हाल में पहले नहीं आएगा, क्योंकि 1963 के बाद क्या बिहार बना है, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग कोई भी ऐसा स्टोरी पढ़ी हो कि 1963 के बाद बिहार के साथ हुआ होगा। हम लोग ये पढ़े कि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ है, बाकी हम लोग बिहार के बारे में कुछ नहीं पढ़े। तो फिर कैसे, तुम बताओ फिर कैसे होगा पहले। तो यहाँ पे जो है ना बस वही याद करना है, और मैं ज्यादा लाई भी नहीं हूँ, जो मेन मैंने वही लाई हूँ। वैसे तो पूरा स्टेट का दिया हुआ है, लेकिन मैं पूरा स्टेट का नहीं लाई हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो लाई हूँ। देखो जैसे राजस्थान, राजस्थान का एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं राजस्थान का लाई हूँ, ये 30 मार्च 1949 में बनी थी, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद अगर तुम ये पढ़ोगी कि उत्तर प्रदेश कब आया था, यहाँ पे देखो 3 स्टेट है, बिहार, यूपी और आसाम। और भी बहुत सारे स्टेट में सबको हटा दी हूँ, ठीक है। तो बिहार, यूपी, आसाम नहीं याद करना तो छोड़ दो, ठीक है, अगर आसाम नहीं याद करना तो छोड़ दो, बिहार या यूपी याद करो। अच्छा बिहार यूपी में गाना भी है, भोजपुरी गाना तुम देखोगी ना, अगर तुम भोजपुरी गाना सुनती होगी, मैं नहीं सुनती बट मेरी मम्मी कभी कभी लगा के मूवी देखती मेरी मम्मी, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी मूवी देखती है, तो वो उसमें हम देखे बहुत सारा गाना आता है, तो यूपी बिहार करके आता है, ठीक है। तो राजस्थान यूपी बिहार ऐसे याद करो, पहले राजस्थान फिर यूपी फिर बिहार। राजस्थान 1949 और यूपी बिहार दोनों 1950s में है, देख लो 1950s में। उसके बाद जब तुम्हारा ये हुआ तो आंध्र प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। जब जब आंध्र प्रदेश बना ना, तो उसका देखा देखिए और भी बहुत सारे स्टेट बने, जिसे मध्य प्रदेश बनाएंगे, ठीक ना। मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 में बना, आंध्र प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 को बना।
स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसे जो क्रिएट कर दिया गया था 1953 में ही, लेकिन जो स्टेट का स्टेटस वगैरह होता है ना वो 1956 में ही दिया गया है, इसलिए इसको 1956 ही रखा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश जो है वो स्टेट बनती है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। एमपी देखो ऐसे याद करना, राजस्थान बिहार या यूपी, ये यूपी बिहार जो भी पहले रख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। देखो उत्तर प्रदेश ही पहले आया, जनवरी में वो आया तो मार्च में बिहार आया, ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान बिहार यूपी, राजस्थान बिहार यूपी, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, ये तुम लोगों को एक्स्ट्रा याद करना। बाकी तुम लोगों का जो है ना वो हमेशा मेरे ख्याल से तुम लोग याद की होगी, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आता था ना वो यहाँ से आता था, आंध्र प्रदेश से, इसके बाद से ऊपर वाला कभी नहीं आता था। लेकिन अब एनटीए क्या कर रहा है, इसको हार्ड बनाने के लिए स्टार्टिंग से पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को भी स्टार्टिंग से याद करना पड़ेगा। राजस्थान 1949, असम 1950, उत्तर प्रदेश 1950, आंध्र प्रदेश 1956, मध्य प्रदेश 1956। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ना वो 1956 में है। अच्छी मैं यहाँ पे, अच्छा मुंबई से, ठीक है, अच्छा मैं बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कि 1 नवंबर 1956 में 2 स्टेट बनी, एक आंध्र प्रदेश भी बनी, एक मध्य प्रदेश भी बनी, तो दोनों ही साथ आई, दोनों ही एक ही दिन आई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा है कि क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात किससे अलग हुआ है? मुंबई से बटा, एक बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात। लड़ाई क्यों हो रहा था दोनों के बीच में? स्पीकिंग को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज स्पीकिंग को लेकर, है ना, लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हुआ था। क्यों? क्योंकि एक थे मराठी स्पीकिंग, महाराष्ट्र जो थे वो मराठी स्पीकिंग थे। ठीक है ना, महाराष्ट्र जो थे वो मराठी स्पीकिंग थे, गुजराती जो थे वो गुजराती स्पीकिंग थे, इसलिए दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। तो लैंग्वेज को लेकर ना महाराष्ट्र को, मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक का नाम रखाया गया महाराष्ट्र और एक का नाम रखाया गया गुजरात। ठीक है, ये बात याद रखना। 1960s में ये वाला इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, 1960s में याद रखना, 1960s में, 1960s में गुजरात को और महाराष्ट्र को मुंबई से अलग किया गया। उसके बाद तुम्हारा क्या है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो है ना ये भी स्पीकिंग को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ठीक है ना, हरियाणा और पंजाबी क्या नाम है, हरियाणी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हुआ था। ठीक है, और नागालैंड में छोड़ दी, सॉरी, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में बनी है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड। ठीक है, और 1963 में तुम्हारा हरियाणा एंड पंजाब, किस लिए लड़ाई हुआ था दोनों के बीच में? लैंग्वेज को लेकर। ठीक है ना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, सिक्किम, इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है सिक्किम का, सिक्किम कब बना स्टेट? 1975। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। देखो अगर तुम लोगों को नहीं याद हो रहा है तो बिकॉज एग्जाम इतना नजदीक है तो मैं कुछ कुछ बोलूंगी, इंपॉर्टेंट याद कर लो कुछ कुछ। चलो आओ, सबसे पहले ये 4 याद कर लो। ठीक है, क्या हुआ 2000 में, 2000 3 स्टेट बनी। ठीक है, एक का नाम था उत्तराखंड, एक का नाम था छत्तीसगढ़, एक का नाम था झारखंड। उत्तराखंड किससे निकली? यूपी से। छत्तीसगढ़ किससे निकली? एमपी से, मध्य प्रदेश से। झारखंड किससे निकला? बिहार से। और ये तीनों ही कब बना? 2000 में बना। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड कब बना? 2000 में बना, 2000 में। उसके बाद जो लास्ट स्टेट बना है ना वो तेलंगाना है, तेलंगाना। तेलंगाना जो है ना वो लास्ट स्टेट है जो कि 2 जून 2014 में बना। देखो बहुत सारा आंसर जो है ना तेलंगाना से सॉल्व हो जाता है, बहुत सारा। लास्ट स्टेट तेलंगाना है। ठीक है, यहाँ पे तुमको पता है क्या, मैं बता रही हूँ, पहले तुम ऐसे नीचे से याद करो, मतलब पीछे से।
देखो सिक्किम इंडिविजुअल आता है और गोवा, गोवा और सिक्किम जो है ना इंडिविजुअल आता है। तो नीचे से पहले हम लोग 5 याद करें, गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये हम लोग को याद हो जाएगा। हम लोग को इसको इसलिए याद करना है बिकॉज गोवा इंडिविजुअल आता है क्वेश्चन। गोवा कब स्टेट बना, सिक्किम इंडिविजुअल पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसको याद करना है। उसके बाद ये जो 3 स्टेट है ना, ये तीनों साथ आया है, ठीक है। ये ये 3 स्टेट साथ आया, किसी स्टेट से बाहर आया, जैसे उत्तराखंड यूपी से, छत्तीसगढ़ किससे आया तो मध्य प्रदेश से, झारखंड किससे निकल के आया बिहार से, ये याद करना है। और तेलंगाना 2014 में, ठीक है। तो ये याद करो गोवा कब की है, गोवा 1987, ठीक है ना। गोवा कब की है 1987, सिक्किम कब की है 1970। अच्छा सिक्किम पहले, सिक्किम ऊपर जाएगी ना, ओ ये मुझसे मिस्टेक हो गया, सिक्किम ऊपर जाएगी। अच्छा सिक्किम यहाँ पे होना चाहिए, रुक जाओ, 1975 के यहाँ 72 के बाद सिक्किम होना चाहिए। कैसे में से मिस्टेक हो गया, मैंने एक एक में लाकर मतलब ऐसे ऐड कर रही थी, बुक में पूरा ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं दिया हुआ था, वो जैसे तैसे दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको की हूँ और वो वाला लग रहा नीचे ही छूट गया, ठीक है। तो ऐसे फिर भी हम लोग 3 नीचे से याद कर लेते हैं, ठीक है। हम्म तो ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि सिक्किम कब आई, तो 1875 में, सॉरी 1975 में, गोवा 1987, और 3 स्टेट है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना से तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तेलंगाना से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग ऊपर का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऊपर का हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान, यूपी, बिहार। तुम लोग देखी होगी कि अगर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर तुमको मतलब एक ऐसा इलाका खोजोगी जहाँ पे अभी भी लोग, ठीक है, जहाँ लोग अभी भी मतलब विलेज एरिया में रहते हैं, है ना, तो वो ज्यादातर तुमको राजस्थान मिलेगा, ज्यादातर तुमको यूपी मिलेगा, ज्यादातर तो तुमको बिहार मिलेगा, है ना। राजस्थान, यूपी, बिहार में ज्यादातर तुमको अभी भी बहुत ज्यादा मतलब ये का मामला में मिलेगा। तो ऐसे याद करना, राजस्थान, यूपी, बिहार, ठीक है। राजस्थान, आरबीयू, आरबीयू भारती यूनिवर्सिटी, हाँ। एक मिनट ऐसे याद करो, आरबीयू का मतलब होता है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। आर बी यू, ठीक है ना। आरबीयू मतलब हो गया राजस्थान, राजस्थान, बिहार और तुम्हारा उत्तर प्रदेश, यानी राजस्थान रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ऐसे करके याद कर सकती हो, ठीक है ना। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, है ना, आर्ट्स, मैं इसका ट्रिक देख रही हूँ कैसे बनेगा ये। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, मैं आसाम को बायकॉट कर रही हूँ, ठीक है ना। जो मैं लोग को इम्पोर्टेंट याद करना, मैं वो याद कर रही हूँ। राजस्थान, बिहार, यूपी हो गया, रविंद्र भारती, आरबीयू, इसको आरबीयू बोलते हैं। उसके बाद एएमयू, आरबीयू अंदर, अंदर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, बीच में आसाम आ रहा है जो आरबीयू आसाम में छोड़ दो ना, आसाम छोड़ दो, हम लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद करना है, आरबीयू याद करो, ठीक है। हम लोग, मैं क्या बोल रही हूँ इतना, जैसे आसाम छोड़ दो, बिकॉज कि उतना नहीं याद होगा तुमको आरबीयू, आसाम भी देखो, ये भी तो देखो कि अगर तुम्हारा आसाम और बिहार और उत्तर प्रदेश ये तीनों ही सेम डेट का है, ठीक है। मैं इसको आसाम को नहीं भी, आसाम अभी अभी तक आया नहीं है उतना। आरबीयू, आरबीयू, मैं तो उतना देर से यही बोल रही कि तुम लोग 3 चीज याद करो, राजस्थान, बिहार और यूपी, राजस्थान, बिहार, असम, यूपी होगा। और भी बहुत सारा था, समझी सुषमा, और भी बहुत सारा था 1950s का, मैं उसको हटा दी हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। एग्जाम में जो ज्यादातर आते हैं, जैसे राजस्थान का आता है, बिहार का आता है, तुम्हारा आंध्र प्रदेश का आता है, मध्य प्रदेश आया हुआ है, मध्य प्रदेश आया हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, ये सब आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को ये सब याद करना है। तो मैं तो तुम लोग को बार बार राजस्थान, बिहार, यूपी, तो इतने मान में तो बैठ गया होगा कि आरबीयू पहले है। आसाम को छोड़ दो, देखो आसाम भी तुम्हारा एक मैन में बैठा लोगे, हाँ आसाम भी है, बट आरबीयू ऊपर है, आरबीयू क्या है तुम्हारा ऊपर है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना है, ठीक है। एक बार हम ऊपर से अच्छे से फिर से पढ़ रही हूँ, ठीक है।
देखो ये इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम लोग को याद भी करना है। और मैं इसका ट्रिक भी रात में बहुत ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कम से कम थोड़ा थोड़ा करके ट्रिक बना लूं। ठीक है, देखो राजस्थान आई 1949 में, तो तुम्हारा राजस्थान क्वेश्चन रहेगा तो इससे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा तेलंगाना से ही सॉल्व हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन तेलंगाना से ही सॉल्व है, क्योंकि सबसे लास्ट स्टेट तेलंगाना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया बिहार, हो गया असम, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया। अच्छा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, ये तीन स्टेट ऐसा है ना जो 1950s में आई है। ठीक है, उसके बाद दो स्टेट ऐसा है ना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये लोग जो है ना 1 नवंबर 1956 में आई है। ठीक है, फिर दो स्टेट है, चलो जोड़ी में याद कर लो, है ना। फिर महाराष्ट्र एंड गुजरात है, तो दोनों 1960s का है, महाराष्ट्र गुजरात। राजस्थान 1949, बिहार, आसाम, यूपी। आरबीओ करके याद मत करो, ऐसे याद करो। चलो कि तुम बोल रही हो ना आसाम है, तो आसाम भी ऐसे याद करते स्टेट। कितना कितना स्टेट कौन है, जैसे यहाँ पे 3 स्टेट है। ठीक है, तो बिहार, असम, यूपी 1950s का है। ठीक ना, बिहार, असम, यूपी। ठीक है, बिहार, असम, यूपी। उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश तुम्हारा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में प्रदेश प्रदेश लगा हुआ है ना। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात, अभी हम स्टोरी भी सुनाए दोनों का, दोनों ही 1960s में। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 का है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 का है। अच्छे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, एक नहीं, हरियाणा और पंजाब दोनों ही एक ही डेट का हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों ही, हरियाणा पंजाब अलग क्यों हुई थी लैंग्वेज को लेकर, एक हरियाणी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हो रही थी, इस वजह से लोग दोनों 1966 में अपना अलग अलग हो गए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर 1972 में, मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा 1987, सिक्किम 1975 और 2000 में 3 स्टेट, यूपी, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना 2014। अब अगर तुम लोगों को याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो मुझे आज भर फिर से टाइम दो, मैं रात में देखती हूँ इसका ट्री बनाने के लिए। अगर बन जाएगा तो मैं सेंड कर दूंगी, ये तुम लोग ऐसे ही याद करना। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जो लैंग्वेज को लेकर अलग हुई थी। यहाँ पे मैं पंजाब भूल गई हूँ, पंजाब भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश तमिल लैंग्वेज को लेकर, ये स्पीकिंग को लेकर लड़ाई हो रहा था कि हम लोग को अलग से स्टेट दीजिए, तो ये भी लैंग्वेज को लेकर अलग हुई थी। महाराष्ट्र भी जो अलग हुआ था ना, तो लैंग्वेज को लेकर, और हरियाणा भी लैंग्वेज को लेकर ही अलग हुआ था। हरियाणा बोला था मुझे हरियाणी लैंग्वेज चाहिए, महाराष्ट्र बोला था मुझे मराठी स्पीकिंग चाहिए, आंध्र प्रदेश बोल रहा था मुझे तमिल लैंग्वेज, इस तरह से लड़ाई हो रहा था। तो ये जो स्टेट है ना, ये लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हुआ था। ठीक है ना, इन सारे स्टेट में लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हुआ था। और ये सब स्टेट बन गया, ये सब सक्सेसफुल बन गया, ये जितना स्टेट है ना सक्सेसफुल बना। लेकिन और कुछ कुछ ऐसा स्टेट है ना जिसका डिमांड अभी उठा है। देखो मारू प्रदेश, ठीक है ना, मारू प्रदेश, ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि मारू प्रदेश का डिमांड कहाँ से आया था। मारू प्रदेश का डिमांड जो है ना राजस्थान से आया था। ठीक है ना, सौराष्ट्र गुजरात से, विदर्भा महाराष्ट्र से, बड़ोलैंड अभी हम लोग पढ़े बड़ोलैंड आसाम से, खालिस्तान पंजाब से, हरिप्रसाद PYQ यूपी से। अब मेरी एक बात सुनो तुम लोग, और भी बहुत सारा है लेकिन मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाई हूँ। मरु प्रसाद कहाँ से आया डिमांड कि हमें न्यू स्टेट दे दीजिए, हमें खुद का नया स्टेट दीजिए, मरु प्रदेश, मरु प्रदेश रहना चाहिए। राजस्थान में बोला गया, सौराष्ट्र गुजरात में बोला गया कि मुझे अलग स्टेट दीजिए, विदर्भा महाराष्ट्र में ही एक इलाका है जिसको विदर्भा बोला जाता है। विदर्भा बोलती है कि गवर्नमेंट जो है ना उतना हम लोगों को पे फोकस नहीं करती है, इसलिए हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम लोगों का खुद का अलग सा स्टेट दे दिए। बड़ोलैंड अभी हम लोग पढ़े आसाम में, बोलती है हम लोगों को अलग से स्टेट दीजिए, बड़ो पीपल के लिए अलग से स्टेट दीजिए। खालिस्तान पंजाब का डिमांड है, तुम लोग सबको ही पता था कि, अभी भी मतलब कितने न्यूज में आता है, क्या बोलती है कि हम लोगों को अलग से अपना स्टेट दीजिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। ये लास्ट पार्ट है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
ये मैं तुम लोगों को पहले भी कराई हूँ, ऐसा नहीं तुम्हारे लोगों के लिए नया है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें से कि एक कमेटी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करो, ठीक है। तो देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, PAC 1921 की कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी 1950 की कमेटी है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 की है, ठीक है। देख लो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 1921 की है, एस्टिमेट कमेटी 1950 की है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 है। इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो प्री इंडिपेंडेंट की है? जल्दी से आंसर बताओ मुझे, इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो प्री इंडिपेंडेंट है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी आंसर सही होगी। हाँ ठीक है। अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी दूसरा। देखो पहले मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, इसमें लोकसभा से भी मेंबर आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा से जो मेंबर आते हैं ना वो 15 मेंबर आते हैं, ठीक है, और राज्यसभा से 7 मेंबर आते हैं। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे तो 12 मेंबर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ जाना, ओके। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर हम देखें एस्टिमेट कमेटी जो है ना, एस्टिमेट कमेटी, उसमें टोटल 30 मेंबर होती है, ठीक है। लेकिन ये जो कमेटी है ना, ये सिर्फ राज्यसभा लोकसभा से ही मेंबर आती है, ठीक है ना। यहाँ से सिर्फ लोकसभा से ही मेंबर आएगी, 30 मेंबर सिर्फ लोकसभा की ही होगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर कि जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, ये जो कमेटी है, ये जो है ये कब आई थी? तो 1964 में। और इसमें भी तुम क्या देखोगी कि 2 तरह का मेंबर आते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, दोनों 22 मिलाकर हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब मुझे तुम लोग बताओ इसमें से कौन सा ऐसा कमेटी है जहां जिसमें से मेंबर सिर्फ लोकसभा से आ रही है? बताओ, आंसर बताओ। एस्टिमेट कमेटी का मेंबर जो है ना, वो सिर्फ लोकसभा से आ रही है, सिर्फ लोकसभा से, ठीक है, सिर्फ लोकसभा से आ रही है। 1964 में कमेटी कौन आई थी? तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अच्छे, यहाँ एक और मैं बताती हूँ, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है तो देख लो, सब जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या एस्टिमेट कमेटी है या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन सा रूल के बेस पे होता है, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तीनों का कॉमन है। और कॉमन क्या है कि कैन नॉट बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमिटी। इस कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर में से नहीं होंगे, ठीक है। वो इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, उनमें से नहीं होंगे, ठीक है। कमेटी का मेंबर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, ठीक है। दूसरा आओ, इनका टर्म्स कितना होता है? 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। इसमें जो चेयरमैन होंगे वो ऑपोजिशन पार्टी से होंगे। देख लो, पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑपोजिशन पार्टी से होंगे, यहाँ पे रूलिंग पार्टी से होंगे, और क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लोकसभा ही है। उसके बाद फ्रॉम एमंग मेंबर विच आर ड्रो फ्रॉम द लोकसभा से यहाँ से लिए जाएंगे मेंबर, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन देखो, एग्जामिन एनुअल ऑडिट। अगर तुमको क्वेश्चन आए कि एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, है ना। कैग जो है ना वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर है। तो कैग किससे जुड़ा हुआ, कौन सी कमेटी से जुड़ा हुआ है? पब्लिक अकाउंट कमेटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट कमेटी क्या काम करती है? एग्जामिन करती है एस्टिमेट किसका? बजट, कितना चाहिए, एंड सजेस्ट करती है इकोनॉमिक पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना बजट में कितना, किस स्टेट को कितना बजट देना है ना, किसको कितना बजट देना है, ठीक है। सजेस्ट करती है कि इकोनॉमिक कितना खर्च होगा, कितना एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च होगा, ये सब बताती है। एस्टिमेट बताती है कि सर इतना पैसा लगेगा, इतना का एस्टिमेट लेके चलिए, इतना का एस्टिमेट लेके चलिए, ठीक है। और जो एग्जामिन द रिपोर्ट अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर जो अकाउंट होता है, जो रिपोर्ट होता है,
ठीक है ना। पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट होगा, जो भी रिपोर्ट होगा ना, उसको एग्जामिन करती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। चलो मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारा ये अभी तो मैं जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, कल परसों। आज कितना तारीख है, 15, कल 16, 17, 18 से जो क्लास होगा ना, वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, इन्हीं सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, इसलिए मैं जल्दी से सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर देती हूँ। इंडियन स्टार्ट करूँ या वेस्टर्न स्टार्ट करूँ, तुम लोग बोलो। पहले क्या स्टार्ट करूँ, तुम लोगों का कोई डिमांड है क्या? वेस्टर्न, अच्छा। रिसर्च, वो तो पेपर 1 है ना सुषमा, तो रिसर्च को मैं उधर स्टार्ट कर दूंगी अगर करना होगा तो। नहीं नहीं, आज अंजलि कुछ बोली, अंजलि बोली कि रिसर्च, वही मैं बोल रही हूँ। ठीक, देखो अब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारा पेपर 2 पूरा कवर हो जाएगा। पेपर 2 तुम्हारा, पेपर 2 में कितना क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होता है ना, और पेपर 1 में तुम्हारा 50 क्वेश्चन होता है। मैं ठीक बोल रही हूँ ना, मैं भूली नहीं ना हूँ क्वेश्चन तुम्हारा। नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, हाँ 100 क्वेश्चन होता है तुम्हारा पेपर 2 में, और 50 क्वेश्चन होता है पेपर 1 में, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर 2 में तुमको ज्यादा फोकस करना है, पेपर 1 में भी करना है, लेकिन इसमें ज्यादा। ठीक है, देखो अभी मैं जो अंजलि करवा रही हूँ ना तुमको, इंडियन लॉजिक, उससे तुम्हारा 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन। ठीक है, मैं रिसर्च का अगर टाइम मिलेगा तो मैं रिसर्च भी करवा दूंगी, टेंशन मत लो, जो मेन मेन पॉइंट है वो करवा दूंगी। ठीक है, तुम लोगों को अगर कोई ऐसा टॉपिक हो, जैसा अभी अंजलि बोली कि रिसर्च, तो तुम लोगों को भी अगर कोई होगा तो बोलना मुझे। ठीक है, हाँ एक बार रिसर्च करवा दीजिएगा अगर वेस्टर्न जल्दी खत्म हो जाए तो। ठीक है, मैं रिसर्च भी करवा दूंगी। ठीक, वैसे टाइम भी ज्यादा नहीं है, क्या क्या करेंगे हम लोग। नहीं, रिसर्च का प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी, कीवर्ड बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पकड़ना है। रिसर्च का क्वेश्चन ना मैं, अगर अब मैं तुम लोगों को ये करवाऊंगी ना, मतलब स्टेट, मतलब टॉपिक, माइंड ये हो जाएगा। टॉपिक छोड़िए, क्वेश्चन ही करोगे। क्वेश्चन नहीं, देखो वो ये तुम लोगों को पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न तुम्हारा पढ़ा हुआ है कि नहीं सुषमा, ये यार अंजलि, वेस्टर्न पढ़ा हुआ है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये दोनों को रिवीजन करना जरूरी है। जो पढ़ा हुआ रिवीजन करो, जो पढ़ा हुआ है ना वो रिवीजन करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का मेरा रिवीजन कहाँ गया, आई होप कि रहे मेरा, हाँ है। रिवीजन अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज। अच्छी, रुको रुको रुको, मैं तो इसको बंद कर दी, बट मैं इसको सेव नहीं की, रुको रुको एक सेकंड, मैं तो ध्यान भी नहीं दी कि मुझे वीडियो बंद करना। ये बंद करना पड़ेगा।